अच्छे लेवल के भी हैं और थोड़े इजी भी हैं। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, ये हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं और ये छायावादी कवयित्री हैं जो कि 4 स्तंभों में से मानी जाती हैं। आगे चलते हैं। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वैसे ये जो चारों नाम है यहाँ पर, ये 4 स्तंभ हैं छायावाद युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। इन चारों का नाम यहाँ पर आता है, लेकिन प्रवर्तक की बात हो रही है तो ये जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने सबसे पहली अपनी जो कविता लिखी थी झरना, झरना में सबसे पहले छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ था। और ये भी ध्यान रखना है, झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो निहार, दीप शिखा, नीरजा और रश्मि, ये चारों ही जो रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा जी की हैं। अब हमें ये बताना है कि सबसे पहले इसमें किसका नाम आता है, तो हम नीचे थोड़ी जगह यहाँ पर देख लेते हैं। निहार का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1930 ईस्वी और रश्मि का प्रकाशन वर्ष है 1932 1932 और नीरजा का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। इसके बाद दीप शिखा का प्रकाशन वर्ष है 1942। तो हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, डी। ठीक है, निहार, रश्मि, नीरजा और दीप शिखा, बस एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है शायद। वैसे आजकल के पैटर्न जो बदलता हुआ पैटर्न है उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर। तो व्यंग्य परक इनकी जो कविता है वो है कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता इनकी रचना है जिसमें गुलाब और कुकुरमुत्ता के माध्यम से व्यंग्य परक जो कविता है शोषण वर्ग और शोषक वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? निराला जी की जो बादल राग कविता किसकी है? ये भी आप सीधा याद रख लेना, तो ये निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसका संबंध किससे है? छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। तो बादल राग का जो संबंध है ये है प्रकृति के सौंदर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? पंत जी को किस काव्य कृति पर? तो इनको 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और इनकी चिदम्बरा के लिए, ठीक है, इनकी चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और उसी वक्त इसकी शुरुआत हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत जी पहले कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो यह है मेरा परिवार। उन्होंने मेरा परिवार में सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को रखा है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? छायावाद का पूर्वाभास सबसे पहले किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? तो ये मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ था। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविताओं की विशेषता है? तो आपको ये याद रखना है, ये छायावादी कवियों की कविताओं की विशेषता है। अभी हम यहाँ पर ये छायावाद ही पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद, ठीक है, छायावाद को एक दूसरे नाम रहस्यवाद से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखना है। तो ये छायावाद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निराला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? निराला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म तो ये हुआ था पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। ठीक है, बंगाल की महिसादल राज्य है और मेदिनीपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? निराला जी की चारों कविताएं दे रखी हैं, तो इनमें से कौन सी है जो लंबी कविता नहीं है?
तो इनकी जो भिक्षुक कविता है ये एक बहुत छोटी कविता है, ठीक है। भिक्षुक कविता बहुत छोटी कविता है, बाकी ये तीनों लंबी कविताओं में आती हैं। सरोज स्मृति इन्होंने अपनी बेटी के याद में लिखा था। इनकी बेटी थी सरोज, जो कि एक युवक की उम्र में, यानी कि युवती होने का 18-19 साल की उसकी उम्र थी, और वह स्वर्ग सिधार गई थी, यानी कि वो उनकी उसकी मौत के बाद में इन्होंने ये सरोज स्मृति एक शोक गीत लिखा था। हृदय की मधुभार काव्य रचना है। हृदय की मधुभार किसकी काव्य रचना है? रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद पंत या फिर निराला। तो यहाँ पर हमारा हृदय की मधुभार जो काव्य रचना है ये रामचंद्र शुक्ल जी की काव्य रचना यहाँ पर देखने को मिली हमें। हृदय का मधुभार, हृदय की मधुभार। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? पंचवटी प्रसंग, एक खाली पंचवटी नाम से भी कविता है ना। और यहाँ पर पूछा है पंचवटी प्रसंग, तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो ये हैं हमारे निराला जी, ठीक है। निराला जी पंचवटी प्रसंग के कविता के रचयिता हैं। और पंचवटी नाम से जो कविता लिखी है वो मैथिली शरण गुप्त की है ना, मैथिली शरण गुप्त की है शायद, या फिर पंत की है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेंगे। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? तो आकाश गंगा जो काव्य संग्रह है ये किसका है? बाल कृष्ण शर्मा, नवीन भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर उदय शंकर भट्ट। तो यहाँ पर आकाश गंगा पूछ रहा है, तो आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? तो ये राम कुमार वर्मा जी का है। आकाश गंगा, रूप राशि, निशीथ, ठीक है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काव्य संग्रह हैं। सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? सप्तपर्णा, तो ये महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति है। सप्तपर्णा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, ये सभी इनकी जो रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की हैं। रवड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके लिखा गया है? कहा गया है रवड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा गया है? तो ये निराला जी की कविताओं को ही कहा गया है। पूरे हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा जो विरोध झेलना पड़ा था वो निराला जी को ही झेलना पड़ा था, और इन्हीं को ही मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्होंने जूही की कली अपनी एक कविता लिखी थी जिसमें इन्होंने पहली बार मुक्तक छंद का प्रवर्तन किया था, मुक्तक छंद को लिखा था, और जिसे जब इन्होंने सरस्वती में प्रकाशित करने के लिए भेजा था, सरस्वती पत्रिका में, तो उसके जो संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने उसे वापस कर दिया था और कह दिया था कि मतलब इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, इस तरह से इसका विरोध किया था। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में लिखा गया और फिर बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है जिसे पहले ब्रजभाषा में भी लिखा गया फिर बाद में उसे खड़ी बोली में भी रूपांतरित किया गया? तो ये है प्रेम पथिक, ठीक है। प्रेम पथिक जो इनकी रचना है पहले ब्रजभाषा में लिखी गई, बाद में खड़ी बोली में। निराला की जूही की कली उदाहरण है किसका? तो अभी मैंने बताया ये मुक्तक छंद का उदाहरण है जूही की कली। पंत की पहली रचना कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना कौन सी है? वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल गिरजे का जो घंटा है ये इनकी पहली रचना है जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा गया है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता या चमत्कार? तो प्रसाद के जो काव्य है उसमें अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? देखो टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है जो देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर अज्ञे? तो बिल्कुल ये किया था महादेवी वर्मा ने, ये छायावादी कवयित्री थी, लेकिन केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कह करके इन्होंने छायावाद का विरोध किया था। आगे हमारा क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है यहाँ पर। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बांधो ना नाव इस नाम से तो 2 रचनाएं हैं, लेकिन उसमें आता है बांधो ना नाव इस ठाव बंधु,
ठीक है। अगर इसमें बंधु हम जोड़ देते हैं तो ये किसकी हो जाती है, महाप्राण कवि निराला की। ठीक है। और बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव, इसमें बंधु नहीं है तो ये कौन कहते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क की ये रचना है। ठीक है। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगर इसी में हम बंधु जोड़ देते हैं तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएगी। गीत गुंज किस कवि की रचना है, गीत गुंज। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है क्लास, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन जरूर करना। गीत गुंज किस कवि की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा या महादेवी वर्मा। गीत गुंज, गीत गुंज किस कवि की रचना है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, ये भी किसकी है, निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है, उत्तरायण रचना किसकी है ये बताना है। उत्तरायण हरिऔध जी, रामकुमार वर्मा जी, सिया राम शरण गुप्त या राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारे यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा की है उत्तरायण। ये एक महाकाव्य के रूप में स्वीकृत किया गया है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमारा भी ये दोबारा आ गया है, ये है मुकुटधर पांडे जी। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये किसकी पंक्ति है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये किसकी पंक्ति है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। आगे हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है छायावाद के ऊपर। अंग्रेजी में जैसे स्वच्छंदवादी या रोमांटिसिज्म कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, छायावाद का नाम दिया जाता है। रोमांटिसिज्म और स्वच्छंदतावादी एक ही चीज है। आगे यहाँ पर जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो अभी हम इसको देख चुके हैं, ये निराला जी का ही है, जो कि मुक्तक छंद में लिखी गई थी। ठीक है, जूही की कली मुक्तक छंद में लिखी गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है। प्रसाद कृत जो प्रलय की छाया प्रसाद ने लिखी है, प्रलय की छाया, इसके विषय वस्तु के केंद्र में क्या है, महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रानी कमलावती का पश्चाताप इसके विषय वस्तु के केंद्र में है। और ये रचना जो प्रकाशित हुई थी, ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, प्रलय की छाया। बाद में 1933 में इसे लहर जो काव्य संग्रह, उसमें 1933 में इसे संकलित किया गया था। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। हिमक्रीटनी किसकी रचना है, तो बिल्कुल आपको पता होगा इसका आंसर, हिमक्रीटनी ये किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है हिमक्रीटनी। ठीक है, जो कि 1943 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इसके रचनाकार कौन है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है, निराला जी, दिनकर जी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, युगपथ, अतिमा, उत्तरा या गीत गुंज। तो इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन है, अभी हम पीछे देख करके आए हैं। जो गीत गुंज है ये किसकी है, तो ये निराला जी की कविता है। ठीक है, ये निराला जी की है। बाकी युगपथ, अतिमा और उत्तरा ये पंत जी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की है, वीणा, गीतिका, निशा या नीरजा। तो इनमें से कौन सी रचना है जो कि महादेवी वर्मा की है, तो इसमें से नीरजा रचना किसकी है, महादेवी वर्मा की है। वीणा हमने पढ़ी लिया है, ये पंत जी की है। और गीतिका की अगर बात करें तो गीतिका निराला जी की रचना है। ठीक है, गीतिका किसकी है, निराला जी की रचना है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, तो श्रद्धा किसका प्रतीक होगी भाई, श्रद्धा हमारे कहाँ से निकलती है, हमारे हृदय में से निकलती है। ठीक है, तो हमारे हृदय का प्रतीक होती है श्रद्धा। निहार की रचना किसने की है, तो ये महादेवी वर्मा ने की है निहार की रचना। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है,
छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। इससे मिलता जुलता एक और भी कथन है। कौन सा कवि है जो छायावादी नहीं है? तो इसमें से जो मलिक मोहम्मद जायसी है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये नहीं है छायावादी कवि। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं? छायावादी कवियों में गिने जाते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्मा अभिव्यक्ति अधिक है? तो मधुर वेदना, वेदना की जो कवियत्री है वो कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अनामिका जो काव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये निराला जी के द्वारा लिखा गया है। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं इसको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये है झरना, जिसे छायावाद की प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। बादल राग के रचयिता कौन है? तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं, बादल राग के रचना है निराला जी। निम्न में से कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा दीपशिखा आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार जो रचना है ये अज्ञे जी की है। किसकी है ये? अज्ञे जी की रचना है, ना कि महादेवी वर्मा की। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवाली, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें महादेवी वर्मा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और जो बंग महिला है उन्होंने प्रथम कहानीकार हैं ये। ठीक है, प्रथम कहानी जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो ये बंग महिला ने लिखी थी, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किस कवि की रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर के संबोधित किया गया है? एक भारतीय आत्मा, ये किसको कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? कामायनी की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? तो बिल्कुल खड़ी बोली कामायनी की भाषा को कहा जाता है। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? प्रसाद पंत, निराला या मुकुटधर पांडे? तो ये निराला जी हैं गीतिका के रचनाकार। रविंद्र कविता कानन, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो ये हैं निराला जी। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं कौन? निराला जी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या पल्लव? तो पल्लव नहीं है, बाकी इन तीनों को महाकाव्य माना गया है। इनमें आपको ये भी याद रखना है, कामायनी में 15 सर्ग हैं और प्रिय प्रवास के अंदर 17 सर्ग आते हैं और साकेत में 12 सर्ग आते हैं। इनके सर्गों से भी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। बस यहाँ पर हम आज हमारे 50 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हुए। अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल है ये क्लास, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।